हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हेमवती नंदन बहुगुणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नैनी प्रयागराज। आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट पीरियाडिक टेबल डिस्कस किए थे, आज उसी में कंटिन्यू करेंगे हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ को। तो आइए हम लोग देखते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियाडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप को डिस्कस किया था। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो जब एलिमेंट को हम लोग एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं तो होता क्या है, कुछ ऐसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक निश्चित अंतराल के पश्चात फिर से क्या होती हैं, रीअकर होती हैं, ठीक, रिपीट होती हैं। मीन्स उनकी प्रॉपर्टी में समानता आती है, ठीक, और समानता आती है तो इन प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, और जो इंटरवल है उसको हम लोग पीरियड कहेंगे। तो आपका मीन्स अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, certain properties of elements reoccur. These properties are called periodic properties. ठीक, ये प्रॉपर्टीज मीन्स जब बढ़ते क्रम में हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या होता है, रीअकर होती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होती है, ये रीअकर होती हैं। और इस इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और इन प्रॉपर्टीज को पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड। ठीक, जैसे हम लोग एटॉमिक साइज को ले लें तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक अरेंज कर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पीरियड साइज में क्या होता है, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो घटता है, फिर एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होता है, फिर बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे घटेगा। और इसी तरीके से ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होता है, पीरियडिक एटॉमिक साइज बढ़ती है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की जिनको हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट आ जाता है। और इन प्रॉपर्टीज को हम लोग पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, और जो इंटरवल है किसके बाद आएगा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसे क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग उसको स्टडी करने के पहले देख लेते हैं। एक तो आपका अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो यहाँ पे पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में जो चेंजेज होता है दो तरीके से पीरियाडिक टेबल में हम लोग देखेंगे। ये आपकी पीरियाडिक टेबल है, तो इधर से इधर हम मूव करेंगे और ऊपर से नीचे आएंगे। तो आपका ये लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो आपका ये क्या होता है, पीरियड होता है। और टॉप टू बॉटम जब चलते हैं, टॉप टू बॉटम, ये क्या होता है, आपका ग्रुप होता है। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में जो चेंजेज हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका क्या, एक पीरियड में डिस्कस करेंगे, दूसरे आपका ग्रुप में डिस्कस करेंगे। तो पीरियड में जब हम लोग चलेंगे तो नंबर ऑफ सेल की बात करें तो हमने बताया था कि ईच पीरियड स्टार्ट विथ न्यू सेल। तो जब हम किसी पीरियड में चलेंगे तो उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे सब में सेल की संख्या क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो पीरियड की संख्या क्या होती है, चेंज हो, बढ़ती जाती है। तो सेल की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स नंबर ऑफ सेल जो होंगे किसी भी एलिमेंट में, अगर हम अक्रॉस पीरियड चलेंगे, अक्रॉस पीरियड चलेंगे कहाँ, लेफ्ट टू राइट, तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ सेल रिमेंस अनचेंज्ड, नंबर ऑफ सेल्स रिमेंस अनचेंज्ड। मीन्स सेल की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक,
लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप में चलेंगे, इन ग्रुप, दूसरा इन, अगर हम ग्रुप में मूव करेंगे, कहाँ, टॉप टू बॉटम डाउन इन ए ग्रुप चलेंगे, तो आपका नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल इनक्रीजेज, बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग सेकेंड पीरियड को ले लें, सेकेंड पीरियड को ले लें, दूसरे आवर्त को ले लें, तो दूसरे आवर्त में जो एलिमेंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, लिथियम से स्टार्ट होता है, हमने बताया था दूसरे पीरियड में, लिथियम से लेके नियान तक के एलिमेंट आते हैं। तो आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, अगर हम देखें तो आपका ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। लेकिन यहाँ पे सभी में सेल की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे आपका जो सेल होता है सब में क्या होते हैं, 2 होते हैं, सेल या ऑर्बिट 2 होती है। मीन्स आपका जब भी लेफ्ट टू राइट हम किसी पीरियड में चलेंगे तो आपका एलिमेंट्स के सेल जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे एक पीरियड में। अगर 7वां पीरियड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे सभी में क्या होंगे, 7 सेल होंगे। अगर तीसरा है तो सभी एलिमेंट में क्या होंगे, 3 तीसरा है तो 3 सेल होंगी। इसी जैसे ये दूसरा पीरियड है तो इसमें सभी एलिमेंट में 2 सेल होंगी। मीन्स चाहे वो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सभी में सेल की संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट ग्रुप को, फर्स्ट ए ग्रुप को ले लें, फर्स्ट ए ग्रुप को ले लें, जैसे लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम की बात करें तो इधर से इधर जाएंगे तो इसमें आपका ए 1 सेल होता है, इसमें क्या होता है, 1 सेल होता है। अगर सेल की संख्या देखें तो इसमें 1 होता है, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या होता है, सेल की संख्या जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे तो इनक्रीज होती जाएगी, ठीक। ये तो हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि प्रॉपर्टीज आपकी सेल पे, नंबर ऑफ सेल पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस सेल, ठीक। बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें, ठीक। अब देखो बैलेंस सेल क्या है, आउटर सेल, बैलेंस सेल या हम लोग कह सकते हैं कौन सी, आउटर सेल में या अल्टीमेट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं अक्रॉस पीरियड, अक्रॉस पीरियड हम लोग जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है बताइए, यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, इन आउटर सेल क्या होंगे, इंक्रीजेज, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस को हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड को हम लोग ले लें, सेकेंड पीरियड को अगर हम लोग ले लें तो इसमें आपका सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए पहले सेल में 2 दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पहले सेल में 2, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक। यहाँ पे लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर हम ग्रुप में बात करें, डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में बात करें, ठीक, तो ग्रुप में जब हम लोग डाउन द ग्रुप चलेंगे, टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, ये आपके चेंज नहीं होते
मीन्स आपका एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल मीन्स कोई भी चेंजेज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंथियम की बात करें तो यहाँ पे आपका इसके भी आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका 2 1, ये 2 8 1 2 8 8 1 होता है। इस तरीके से सब में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, किसी भी ग्रुप में फर्स्ट ए में चल रहे हैं तो सभी के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड ए में चल रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड ए में चल रहे हैं तो आउटर सेल में क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड सो ऑन। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो है क्या चीज, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 आइटम ले रहे हैं। ये न्यूक्लियस है एटम का, ठीक, और ये आपके उनके सेल हैं। एक आपका ये है और एक आपका ये है। ये न्यूक्लियस है। यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ इस न्यूक्लियस से आउटर सेल की जो दूरी है, मान लो इसमें भी आर है और इसमें भी क्या है आपकी आर है। मीन्स जो आउटर सेल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, यहाँ पर भी आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन है ये। अब देखो हमने 2 ऐसे एटम लिया। एक एटम में क्या है कि आपके ये दोनों की साइज हमने सेम ले लिया। मीन्स जो आउटर सेल है उसकी न्यूक्लियस से दूरी दोनों में सेम है। अब आपका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मीन्स न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स ऑपरेट होता है। ठीक, अब अट्रैक्शन होता है तो अब देखिए यहाँ पे, और अट्रैक्शन फोर्स चूंकि एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो चार्ज की मात्रा पे डिपेंड करेगा और दूसरे आपका किस पे डिपेंड करेगा, इनकी दूरी पे डिपेंड करेगा। अब हमने दूरी क्या ले ली है, सेम ले ली है। अब दूरी हमारी सेम है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच चूंकि सेम चार्ज है तो इनके बीच हमेशा क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा। ठीक, क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अब आपका देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा और इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखो मान लो सेम न्यूक्लियर चार्ज है और सेम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा सेम है, सपोज दैट, तो जो फोर्स लगेगा, ठीक, यहाँ जो फोर्स लगेगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। क्या डिफरेंस हो जाएगा, अब देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करना, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं कर रहा है। तो अब आपका यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जितना लगना चाहिए इस न्यूक्लियस का, उससे कुछ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल। अगर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा और जो नाभिक का आउटर सेल पे लगने वाला आकर्षण बल है वो आपका कुछ कम हो जाएगा। और कम किसके कारण हो गया,
इनर सेल इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। मीन्स या इसको दूसरे रूप में ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम मान लो सन को मान लें कि आपका न्यूक्लियस है, ठीक, और जो रेडिएशन आ रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम अगर कपड़ा नहीं पहने हैं कोई, तो क्या होगा, हमारे पर पूरा का पूरा रेडिएशन गिरे, इंसिडेंट होगा। मीन्स एक तरीके से पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है। लेकिन हमने कपड़ा पहन लिया, कपड़ा पहन लिया तो क्या हुआ, न्यूक्लियस और आपकी हमारी बॉडी के बीच में कपड़े आ गए। अब कपड़े आ गए तो कपड़ा कहीं ना कहीं कुछ रेडिएशन को क्या करेगा, रोक लेगा। इसी तरीके से जितने कपड़े पहनते जाएंगे आपका क्या होगा, उतने आपका रेडिएशन आपका आपके शरीर पे कम आएगा। मीन्स एक तरीके से न्यूक्लियर का अट्रैक्शन, जितने इनर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ही क्या होगा, आउटर सेल पे लगने वाला न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम डिफाइन करें, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन on nuclear attraction on outer cell electron is decreased due to inner cell इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी जो डिक्रीज होता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, ड्यू टू इनर सेल कारण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मींस दिस डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ड्यू टू inner cell electron is called shielding effect or screening effect। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि मीन्स अगर आपका आउटर सेल पे जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक का न्यूक्लियर चार्ज है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है होगा क्या कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जितना वास्तव में न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो आपका लगेगा नहीं, ठीक। तो ये डिक्रीज हो गया किसके कारण, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कारण। तो जितना डिक्रीज हो जाता है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक। तो आपका अगर देखा जाए तो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा, जितने ज़्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स शील्डिंग इफेक्ट जो होगा, शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर सेल। जितने ज़्यादा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने आपका शील्डिंग इफेक्ट का मान ज़्यादा होगा। इनर सेल का मतलब ये न्यूक्लियस है, अब आपका ये आउटर इलेक्ट है, इसके अंदर जितनी भी सेल हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनर सेल कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, इनर सेल कहते हैं। तो आपका इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होता है, कम हो जाता है। और जो कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब देखो जो कितना शील्डिंग इफेक्ट होगा, इस शील्डिंग इफेक्ट को हम लोग जो है इसके मैग्नीट्यूड को, मीन्स कितना डिक्रीज होगा, इस चीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। और एक रूल है स्लेटर रूल, जिसके जरिए इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट। किसके रूप में, शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। which is denoted by सिग्मा।
ठीक, किसके जरिए, सिग्मा के जरिए हम लोग क्या करते हैं, या कभी कभी किसी बुक में आपको कैपिटल यस से मिल जाएगा, डिनोट करते हैं। ठीक, तो आपका कितना शील्डिंग हो रही है, मीन्स कितना न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, इस चीज को हम लोग किससे एक्सप्रेस करते हैं, इन द टर्म ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट के रूप में। और इस शील्डिंग कांस्टेंट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाय द स्लेटर रूल, मीन्स सिग्मा इज डिटरमाइंड with the help of determined with the help of स्लेटर रूल। स्लेटर रूल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं। अब स्लेटर रूल क्या है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में स्लेटर रूल भी है। स्लेटर रूल क्या है, ठीक, ये समझ में आ गया क्लियर कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है। ठीक, तो अब स्लेटर रूल जो है ये आपका हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन पे कितनी शील्डिंग हो रही है, ठीक, मींस कितना आपका न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, इस चीज को इस रूल के माध्यम से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए, मतलब आपका विद द हेल्प ऑफ स्लेटर रूल वी कैन डिटरमाइन द स्क्रीनिंग आर शील्डिंग कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड को हम लोग ज्ञात करते हैं। मीन्स लेटर रूल थोड़ा सा अगर हम लोग देखें, यूज्ड टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, या सिग्मा के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिटरमाइन इससे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेल के बढ़ते क्रम में लिख देंगे, या कहिए एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिख देते हैं सेल को। इसमें आपका 1s 2s 2p 3s 3p और आपका 3d, ठीक, 4s के बाद भरता है, लेकिन भरने के क्रम में नहीं लिखना है। जो हमारे सेल हैं उनके सब सेल को हम एनर्जी के क्रम में लिख देंगे। जैसे पहले में 1 सब सेल है, दूसरे में 2 सब सेल है, तीसरे में 3 सब सेल हैं, चौथे में आपका 4 सब सेल है, 4s 4p 4d और आपका 4f। ठीक, अब इसमें आपका स्लेटर ने ये बताया कि भाई जो s और p हैं, ठीक, उन पे जो आपका शील्डिंग होती है, या कहीं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन डी और एफ में क्या होता है, डिफरेंट होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि एस और पी में डिफरेंट होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी एस और पी के इलेक्ट्रॉन होंगे उस पे शील्डिंग का मान क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डी और एफ जो होंगे उनमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें एस और पी को एक साथ रखेंगे, डी और एफ को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये आपका लिखने का क्रम ये हो गया। पहला काम आपको सबसे पहले स्टेप में करना है। ठीक, दूसरा हम लोगों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग जो होगी, ठीक, वो आपका हर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है शील्डिंग में, और कितना कंट्रीब्यूट करता है, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम शील्ड करेगा। क्योंकि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये है और एक आपका क्या है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है इस पे जो रिपल्सन होगा उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ कम होगा, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके कारण क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कम होगा। तो मीन्स आपका अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में अलग अलग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला आपका इसमें कि कंट्रीब्यूशन by each electron of outer cell, contribution in shielding by each electron of outer cell means n cell। कौन सी सेल होती है आउटर सेल में, n सेल। इसके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका पर इलेक्ट्रॉन 0.35 होता है। मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में प्रेजेंट है तो हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 0.35 शील्डिंग ऑपरेट करेगा, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा। दूसरा आपका
कंट्रीब्यूशन इन शील्डिंग बाय ईच इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टी मेड सेल। किसमें? पेनल्टी मेड सेल में। पेनल्टी मेड सेल का मतलब n-1 सेल, मैंने आपको बताया था बाहर से, ये आपका n है सबसे बाहर वाली, तो इसके अंदर वाली क्या होती है? n-1 या पेनल्टी मेड सेल है। कल मैंने डिस्कस किया था कल के वीडियो में। तो आपका n-1 सेल में जो है आपका जो शील्डिंग होता है वो आपका 0.85 होता है पर इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.85 होगा। इसी तरीके से तीसरा, कंट्रीब्यूशन इन शील्डिंग बाय ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एंटी पेनल्टी मेड एंड अदर इनर सेल, उसके अलावा जितनी भी इनर सेल होंगी सभी आपकी शील्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन होगा मीन्स आपका n-2 हो या n-3 हो एंड सो ऑन। ठीक, इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन 1.0 का होता है। ठीक, क्या होता है? 1.0 का होता है। ये किसके लिए है? फॉर ns एंड np इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक, अगर आपका ns और np में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए शील्डिंग आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक, डिटरमाइन कर रहे हैं स्लेटर रूल से, तो आपका जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा सबसे, वो क्या होगा? 0.35 का कंट्रीब्यूशन करेगा शील्डिंग में, और जो आपका पेनल्टी मेड सेल का होगा मीन्स n-1 सेल का, वो आपका 0.85 का कंट्रीब्यूशन करेगा। और जबकि जो और इनर सेल होंगी वो चाहे n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो एंड सो ऑन, जितनी भी इनर सेल्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1.0 के बराबर होगा। ठीक, अगर आपका इलेक्ट्रॉन फॉर डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, अगर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन में है तो ये रूल जो हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इन शील्डिंग बाय ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर सेल इज इक्वल टू 0.35 होगा, जैसे उसमें होता था। मीन्स जो आपका n सेल का इलेक्ट्रॉन है वो आपका कितना? 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन जो आपका बाई n-1 मीन्स पेनल्टी मेड, n-2 आर ऑल, ऐसे कर लिख सकते हैं, बाई ऑल इनर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे इज इक्वल टू 1.0 के बराबर होगा। ठीक, वहां पे एक तरीके से एक रूल यहाँ पे कम हो जाता है कि जो आपका वहां पे क्या था, अगर ns और np में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो n-1 का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? 0.85 कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चाहे n-1 हो या आपका n-2 मीन्स nd के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, nd और nf के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, जो मीन्स d और f के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दें, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के द्वारा जो शील्डिंग होगी वो 1.0 के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल द शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर हम ऑक्सीजन एटम को लें, ठीक, तो इसमें आउटर इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कितनी होगी? तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे? स्लेटर रूल कहता है कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। फिर आपका ये जो है, ये देखिए आउटर सेल है, n सेल है, और ये क्या है? n-1 है। अब यहाँ पे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब जिस इलेक्ट्रॉन पे हम कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन अपने आप को तो शील्ड करेगा नहीं भाई। जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम कहें कि भाई 6वें इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कितनी है, तो उसको शील्ड कौन करेगा?
जो अदर इलेक्ट्रॉन है वो खुद अपने आप को तो शील्ड करेगा नहीं, तो क्या होगा, अब आपका यहाँ पे जो 6 हैं तो मीन्स आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, जबकि एक पे तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू हमारा आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 5, और एक इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग करता है 0.35, ये हो गया, प्लस अभी आपका n-1 में, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए 2, और शील्डिंग कितना करता है n-1 का 0.85। तो जो हमारा शील्डिंग हो जाएगा यहाँ पे 5×25 15, 15×2 17, 1.7 प्लस 16 17 1.70, तो ये हो जाएगा आपका 3.45। तो शील्डिंग हमारी कितना हो गई 3.45, ठीक। मीन्स आपका शील्डिंग का मान जो होगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, ऑक्सीजन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे इतना होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं या नाइट्रोजन को ले ले, आयरन को ले रहे हैं, Fe को ले रहे हैं, ठीक। Fe के आउटर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, ठीक। आपको डिटरमाइन करना है कि आउटर इलेक्ट्रॉन पे कितनी शील्डिंग है। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, आयरन का होता है। तो अब आपका ये देखिए सबसे आउटर सेल हो गया, ये n हो गया, ये क्या हो गया 4 के बाद 3 वाला n-1 हो गया, ये आपका n-2 हो गया, और ये n-3 हो गया। मतलब जो सेल हैं इसमें एक तरीके से 1 2 3 4 सेल हैं, ठीक, 4 सेल हैं। तो जो आउटर सेल है यहाँ पे सिग्मा का मान, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 है। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग में इन्वॉल्व करेगा 1.035, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन पे तो कैलकुलेट ही कर रहे हैं। और ये जो है आपका आउटर सेल का हो गया, आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.35, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपका n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 6 12 2 14 14 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.85, ठीक। जब यस के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे हैं हम शील्डिंग। और आपके जितने भी इनर सेल हैं, इसके अलावा जितने भी जो है n-2 हो, सभी अदर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, तो 6 4 10, यहाँ पे क्या है 10 हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग जो होती है 1.0 होती है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं शील्डिंग को, ये आपका 0.35 हो गया, प्लस 14 पंचे 70, 14 112 7 119, तो ये 11.90 प्लस आपका 10.0, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 5 हो गया, ये 2 हो गया, 9 3 12, और 2 हो गया ये, और कितना हो गया शील्डिंग, शील्डिंग का मान आपका 22.25 हो गया। क्या हो गया 22.25 हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखिए, अगर हम पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन की बात करें, पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से इसमें आपका मान लो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ दें, एडिशनल इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो आपका अगर हम इस पे शील्डिंग कैलकुलेट करें किसके लिए, पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन के लिए या एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग को कैलकुलेट करें, तो आपका क्या होंगे, फॉर शील्डिंग ऑन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन पे, एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑल इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट इन शील्डिंग। वहां पे देख रहे थे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दे रहे थे, कंट्रीब्यूट ऑल इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, ठीक।
सभी के सभी इलेक्ट्रॉन मीन्स जैसे आयरन में ही मान लो हम इसके हम पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन को ले लें, ठीक, क्या, फॉर पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन। तो पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन का मतलब एक तरीके से इसके बाहर, ठीक, इसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग देखना है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है मीन्स आउटर सेल में एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया, तो शील्डिंग क्या होगी, सभी के सभी की होगी। तो आपका यहाँ पे जो सिग्मा हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ठीक, 2 और एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 0.35 कंट्रीब्यूट करता है, प्लस इसके बाद n-1 में सेम चीज़ें कि 14 इंटू 0.85, अदर इनर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन है 1.0, ठीक। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.70 प्लस 4, ये आपका 11, 14 पंचे 70, 112, 12 7 19, ठीक है, ठीक, ये हो गया, प्लस आपका 10.0, तो ये हो जाएगा आपका 0 9 7 16 अच्छा चलाएँ 1 2 और 2, तो क्या हो जाएगा 22.60 शील्डिंग का मान हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसके डी इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करें, इस पे कैलकुलेट करें, हम इस पे कैलकुलेट करें, इस पे कैलकुलेट करें, तो अब बताइए जैसे ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लगेगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मीन्स जितने भी बाहरी जिस इलेक्ट्रॉन पे आप शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे कोई भी शील्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई न्यूक्लियस का फोर्स तो अंदर की तरफ से आ रहा है, जैसे ये है, मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, अब आपका हम इस इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट कर रहे हैं शील्डिंग, ठीक, तो ये अंदर का इलेक्ट्रॉन तो शील्डिंग में इन्वॉल्व करेगा लेकिन जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है शील्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मीन्स जिस इलेक्ट्रॉन पे आप शील्डिंग को कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, तो उसके बाहर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके शील्डिंग में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो एक लाइन चाहें तो आप नोट करके लिख लें कि आपका द इलेक्ट्रॉन्स present on outside of electrons on which shielding determine the electron present on outside of the electron on which shielding determine do not contribute in shielding, वो shielding में contribute नहीं करेगा, ठीक। तो आइए हम लोग आयरन के डी वाले इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करके इस चीज को देख के समझ लेते हैं। तो आपका ये आयरन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब हमको डी पे इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करना है, ठीक, मीन्स आपका शील्डिंग ऑन डी इलेक्ट्रॉन पे अगर हम कैलकुलेट करें, सिग्मा ऑन डी इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करें, तो अब देखो ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें शील्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ठीक। अब आपका डी इलेक्ट्रॉन, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक पे तो हम कैलकुलेट ही करेंगे तो बचे कितने, 5, और आउटर सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है पर इलेक्ट्रॉन 0.35, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.35 हो जाएगा, प्लस अब इसके अंदर हमने बताया था जब डी और एफ में कैलकुलेट करेंगे तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी की शील्डिंग का मान क्या हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, ठीक। तो आपका यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 4 10 8 18, कितना हो गए 18 हो गए मल्टीप्लाइड बाई 1.0, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा ये 5 5 25 3 15 2 17 प्लस आपका 18.0 इज इक्वल टू 19.75। मीन्स डी वाले इलेक्ट्रॉन पे जो शील्डिंग का मान होगा वो कितना होगा 19.75 के बराबर होगा, ठीक।
ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखो स्लेटर ने ये मान लिया था कि भाई आपका चाहे इलेक्ट्रॉन एस में हो या पी में, दोनों पे जो शील्डिंग का मान होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। लेकिन अभी आप यहाँ पे वैल्यू देखें आप कि अगर n माइनस एन सेल है तो शील्डिंग का मान कितना हो रहा है, शील्डिंग का मान 0.35 है पर इलेक्ट्रॉन। n माइनस वन है तो आपका शील्डिंग का मान 0.85 है, और n माइनस टू आर अदर सेल है तो सिग्मा का मान जो हो रहा है 1.0 स्लेटर के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो शील्डिंग का मैग्नीट्यूड है अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन पे अलग अलग होगा। मीन्स आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा शील्डिंग में, अलग अलग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए किसमें है उसके आधार पे डिफरेंट होंगे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं 10 मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग, इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्ट ऑफ शील्डिंग is different for electrons present in different cell, present in different cell, different cell। ठीक, जो आपके शील्डिंग का मैग्नीट्यूड होगा, देख रहे हैं एन सेल में कितने, एन सेल में पर इलेक्ट्रॉन कितना है 0.35, एन माइनस वन में 0.85 और n माइनस टू हो या अदर में कितना है 1.0 है। तो मीन्स अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होगी, अलग अलग होगी। और ऑर्डर ऑफ शील्डिंग जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ शील्डिंग, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ शील्डिंग जो होगा वो आपका किसका, एंटी पेनल्टीमेट या इनर सेल का सबसे ज्यादा होगा। एंटी पेनल्टीमेट आर इनर सेल आर अदर इनर सेल का सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद किसका होगा बताइए, पेनल्टीमेट सेल का होगा, पेनल्टीमेट सेल का होगा, पेनल्टीमेट सेल का होगा। फिर उसके बाद किसका होगा, आउटर सेल का होगा। किसका होगा, आउटर सेल। मीन्स सबसे कम शील्डिंग आउटर सेल की होगी इलेक्ट्रॉन की, फिर आपके पेनल्टीमेट का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ज़्यादा करेगा, फिर उससे सबसे अधिक कौन, ये करेंगे। लेकिन अगर आपका सेल सेम हो, ठीक, अगर सेल सेम हो तो आपका उसमें सब सेल डिफरेंट हो तो आपका स्लेटर ने तो ये मान लिया कि भाई एस और पी पे बराबर लगता है, एफ और डी पे अलग अलग होता है। लेकिन ओवरऑल होता क्या है, क्योंकि सबका शेप अलग अलग होता है तो इसलिए ऑर्डर ऑफ शील्डिंग जो होगा, पहले तो ये देख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल फॉर सेम सेल। अगर सेल की संख्या सेम हो तो उसमें आपका जो पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से अगर मान लो ये सेल है, इसमें एस है, पी है, डी है और एफ। पेनिट्रेशन का मतलब कौन अंदर कितना धंसा हुआ है। तो उस न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन होता है, एस वाला होता है, फिर पी वाला होता है, फिर डी वाला होता है और फिर क्या होता है, एफ वाला होता है। तो मीन्स आपका जो पेनिट्रेशन पावर होगा, मीन्स अंदर धंसा हुआ सबसे ज़्यादा कौन होगा, वो आपका यस होगा, फिर पी होगा, फिर डी होगा, फिर क्या होगा, एफ होगा। तो अब बताइए यहाँ पे जो जितने अंदर होगा उसकी शील्डिंग का मान उतने होगा। अभी हमने बताया कि जैसे अंदर होता जा रहा है, जैसे हमने बताया आउटर में है कम है शील्डिंग, उससे अंदर हुआ थोड़ा शील्डिंग बढ़ गई और उससे भी अंदर हुआ तो शील्डिंग का मान क्या हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग फॉर सबसेल ऑफ सेम सेल
ऑफ सेम सेल जो होगा वो क्या होगा, एस इज मोर देन पी इज मोर देन डी इज मोर देन एफ। सबसे कम इसमें सबसे हाई शील्डिंग होगी, क्या होगा, इसके द्वारा जो सबसे शील्डिंग होगी हाईएस्ट शील्डिंग होगी, इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन के जरिए ये क्या होगी, लीस्ट शील्डिंग होगी, इसके द्वारा सबसे लीस्ट शील्डिंग होगी। ठीक है, अब देखो ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट या कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका आपका पीरियाडिक टेबल में ट्रेंड क्या होता है, मींस लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं या टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, तो किस तरीके से आपका उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेज हो रहे हैं ये हम लोगों को देखना होगा। ठीक, तो आपका ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियाडिक टेबल हम लोग देख लेते हैं। ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियाडिक टेबल, तो पहला आप हम लोग देखते हैं किसमें, इन पीरियड, पीरियड में देखेंगे। तो अब पीरियड में क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल में बढ़ता जाता है। कहाँ बढ़ता है, आउटर सेल में इंक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा आउटर सेल में तो एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कितना करता है, 0.35। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतने आपका 0.35 शील्डिंग का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आपका कहने का मतलब कि पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो शील्डिंग इंक्रीजेज पर इलेक्ट्रॉन 0.35। ठीक, शील्डिंग का मान क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में इंक्रीज करेगा। ठीक, जैसे लिथियम है, अब लिथियम से आप अगर बेरिलियम पे चले गए तो यहाँ पे जो शील्डिंग आएगी, ठीक, यहाँ पे शील्डिंग का मान अगर ये है तो यहाँ पे शील्डिंग का मान सिग्मा प्लस 0.35। क्यों, क्योंकि इसमें आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे शील्डिंग का मान जो है 0.35 बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब आप बेरिलियम से इधर बोरान पे जाएंगे तो आपका इसमें और 0.35 ऐड हो जाएगा। ठीक, कार्बन पे जाएंगे और जितना 0.35 ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, शील्डिंग का मान बढ़ता जाएगा या इंक्रीज करता जाएगा। दूसरा आपका हम लोग देखते हैं इन ग्रुप। अब हम डाउन द ग्रुप जब चलते हैं, कहाँ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम डाउन द ग्रुप जब चलेंगे तो अब देखो डाउन द ग्रुप चलेंगे, जैसे हम हाइड्रोजन से, मान लो हाइड्रोजन से हम लिथियम पे गए, लिथियम से सोडियम पे गए, सोडियम से पोटेशियम, फिर इस तरीके से रुबेडियम, फिर आपका सीजियम, फ्रेंसियम, इस तरीके से ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसमें देखो एक सेल था 1s1, इसमें क्या था 1s2 2s1 हो गया, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया। तो यहाँ पे जो आउटर सेल थी ये क्या थी, इस एलिमेंट के लिए आउटर सेल थी, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो आपका 1s था वो इनर सेल हो गया, ये क्या हो गया, इनर हो गया। यहाँ पे ये क्या था, आउटर था। और यहाँ पे जो आउटर है यहाँ पे क्या हो गया, ये इनर हो गई, ये इनर सेल हो गई। अब आपका जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो जो सेल एलिमेंट का आउटर सेल है वो इनर सेल होता जाता है। अब इनर सेल होता जाता है तो भाई शील्डिंग भी अब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। अब बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही शील्डिंग है, तो शील्डिंग का मान क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। मीन्स आपका जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप सिग्मा इंक्रीजेज, शील्डिंग का मान क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट। कैसे आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, हाउ कैन बी इट डिटरमाइन फ्रॉम द स्लेटर रूल। तो स्लेटर रूल क्या है, मैंने बताया कि स्लेटर रूल एक तरीके से इज द रूल इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शील्डिंग ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग, शील्डिंग के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। और शील्डिंग के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिटरमाइन करते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट के रूप में, जिसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखते हैं हम लोग।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या इसी को हम लोग जेड इफेक्टिव से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या जी, थोड़ा सा समझ लो। अभी मैंने एक एटम लिया था कि ये एटम है, यहाँ पे आपका इनर सेल में इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, और ये एटम है, यहाँ पे आपका इनर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आपका ये जितना आपका यहाँ पे जेड मीन्स आपका ये न्यूक्लियर चार्ज है। जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक, क्या है ये, न्यूक्लियर चार्ज है। अब आपका ये न्यूक्लियर चार्ज कितना आपका एक्चुअल में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे ऑपरेट कर रहा है। तो जो आपका एक्चुअल में ऑपरेट कर रहा है मीन्स जितना आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसका, तो वो आपका यही क्या कहलाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर। यहाँ पे जो चार्ज लगेगा वही क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब चूंकि अभी हमने बताया कि अगर आपका शील्डिंग होगा तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कम हो जाएगा। तो वास्तव में जो एक्चुअल रिड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करता है, न्यूक्लियर चार्ज ऑपरेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मीन्स आपका अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि शील्डिंग के कारण आपका बाहरी कक्ष पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है। तो जो रिड्यूस्ड मतलब जो कम आपका न्यूक्लियर चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मीन्स आपका अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, देखा जाए तो ड्यू टू शील्डिंग actual charge on outer cell electron is decreased, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। द रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज operate on outer cell electron is called जेड इफेक्टिव। उसे हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। इसे जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। मीन्स जो वास्तव में एटम के आउटर सेल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक, लगना तो चाहिए जितना न्यूक्लियर चार्ज है उसके बराबर लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में इतना लगता नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि आपका इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी शील्डिंग हो जाती है। अब शील्डिंग हो जाती है तो जितना फोर्स लगना चाहिए उतना लगता नहीं है। तो वास्तव में जो रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज ऑपरेट होता है, लगता है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो कितना, अगर आपको मान लो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जेड हो, ठीक, क्या हो, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज हमारा जेड हो, ठीक, तो आपका ये बताइए जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा। भाई जितना जेड है उतना लगना चाहिए, लेकिन उतना लगेगा नहीं। क्या हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, शील्डिंग के बराबर कम हो जाएगा। तो मीन्स जो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उससे हम शील्डिंग इफेक्ट को घटा देंगे, क्योंकि इसी के कारण कम हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना कम हो गया इसके कारण उसको हम घटा देंगे तो हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम हो जाएगा। तो मीन्स आपका अगर देखा जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इट इज द एक्चुअल चार्ज, रिड्यूस्ड एक्चुअल चार्ज ऑपरेट ऑन द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो रिड्यूस्ड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है उसी को हम लोग जेड इफेक्टिव कहते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव ऑन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑपरेट होता है, ये आपको ज्ञात करना है।
तो आपको हमारा ऑक्सीजन, सबसे पहले हम ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको शील्डिंग ज्ञात करना है। अब शील्डिंग ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3 2p4। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा का मान कितना होगा बताइए। ये आपका आउटर सेल है n, और ये n-1 है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो वो तो खुद को शील्ड करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.35 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.85, ये हमारा शील्डिंग हो जाएगा। शील्डिंग कितना आ जाएगा, 5 पचम 25, 5 15 2 17 प्लस 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए आप, सिग्मा का मान हो जाएगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना शील्डिंग लग रही है, 5 4.3। ठीक, 3.54 हो गया। तो ये बताओ जेड का मान, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, इसका जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा। जेड कितना है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है, जितना एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होता है, उसके न्यूक्लियर चार्ज के बराबर होता है। क्योंकि जितने एक प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मीन्स जितने आपके एटॉमिक नंबर होगा उसके बराबर न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो आपका 8 न्यूक्लियर चार्ज है, लगना चाहिए 8, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन के कारण कितना, 3.45 न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 पॉइंट क्या हो जाएगा, 55। तो आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज तो है कितना, 8, लेकिन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स ऑपरेट कितना होता है, ये 4.855 के बराबर होता है। ठीक, इसी तरीके से मैं कहूं कि आपका व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज, क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ, पहला एक तो हीलियम के, दूसरा आयरन के। ठीक, हीलियम का और आयरन के आउटर सेल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं, ठीक, देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं हीलियम की बात करूं यहाँ पे, तो हीलियम में जो है आपका, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बताइए, 1s2। ठीक, क्या हो गया, 1s2 हो गया। अब 1s2 हो गया तो ये बताओ सिग्मा इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक शील्ड करेगा, तो आपका ये आउटर सेल में ही है n, तो ये हो जाएगा 1 × 0.35 इज इक्वल टू शील्डिंग का मान 0.35 हो गया। यहाँ पे जेड कितना है इसका बताइए, 2। हीलियम में कितने न्यूक्लियर चार्ज हैं, कितने प्रोटॉन हैं, 2, ये आपका जेड होता है। ठीक, क्या है ये, जेड है। तो आपका जेड इतना हो गया। तो ये बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 2 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 1.56, क्या हो जाएगा, 1.65 के बराबर हो जाएगा। है तो हीलियम पे 2 न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे ऑपरेट कितना हो रहा है, कम लगेगा। कितना लगेगा, ये आपका 0.65 के बराबर होगा। इसी तरीके से आपको अगर आयरन पे मैं बात करूं, तो अभी मैंने आयरन पे शील्डिंग का मान कैलकुलेट किया था, तो मैं प्रीवियस स्लाइड ले लेता हूं। ये देखिए, यहाँ पे इसके लिए हमने शील्डिंग का मान कैलकुलेट किया है। सिग्मा का मान कितना आ गया है, 22.25 आ गया है। और जेड इसका कितना है, जेड कितना है बताओ, जेड आपका 26 है। ये बताओ जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा,
ठीक आपको जेड आपका 26 है, माइनस शील्डिंग को घटा देंगे 22.25, तो ये क्या हो जाएगा आपका 54.3, क्या हो जाएगा 3.45। मतलब अब देखिए कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। ठीक, क्यों? आपका आयरन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। ठीक, तो आपका है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना 26, लेकिन कितने फोर्स कितने चार्ज के बराबर वहां चार्ज ऑपरेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज, ये कितना ऑपरेट कर रहा है 3.45 के बराबर आपका चार्ज लग रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया काफ़ी, और कम हो गया तो इसलिए मेटल जितने हैं उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। अब देखो यहीं पे अगर मैं डी पे बात करूं, यहाँ का हमने डी पर भी निकाला था इसका फॉर पेरीफेरी इलेक्ट्रॉन, आगे स्लाइड पे यहाँ पे देखो कितना आ गया सिग्मा का मान जेड इफेक्टिव 3.45। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ पे हमने आपको डी इलेक्ट्रॉन पे निकाला था, तो डी इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग इतना आ गया। तो बताओ डी इलेक्ट्रॉन पे जो जेड इफेक्टिव है क्या हो जाएगा, ये 26 माइनस 19.75, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ गया, 2 आ गया, और 9 6 15। ठीक, ये आपका 6.25। देखो यहाँ पे जो डी पे आपका न्यूक्लियर चार्ज है और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज है, देखिए परिचय थोड़ा समझ लीजिए ये चीज क्वेश्चन, कि यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पे जो ऑपरेट कर रहा है, अभी हमारा वैल्यू आया था 3.65 या 45 ऐसे आया था। इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज कितना लग रहा है, ये 6.25 लग रहा है। तो अब आपका ये बताओ जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि जिस पे कम लग रहा है वो निकलेगा। तो जब भी हम हीट देंगे या कहिए जब ये कॉम्बिनेशन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कहिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान कम होगा। मीन जब आपका आयरन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो सबसे पहले यस के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद आपका डी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि आयरन आपका इसलिए +2 मीन्स यस का इलेक्ट्रॉन दोनों ही निकल गए तो +2, और आपका जब डी का भी एक निकलता है तो +3। दो तरीके की ऑक्सीडेशन शो करता है, हायर टेम्परेचर पे ये और लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा ये। ठीक, या कहिए यस के इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से पीरियाडिक टेबल में प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज होता है। तो ट्रेंड्स ऑफ जेड इफेक्टिव इन पीरियाडिक टेबल, पहला हम लोग देखते हैं इन पीरियड में। पीरियड में अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं, तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आपका जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक, कैसे इंक्रीज करता है देखिए, हम लोग मान लो सेकेंड पीरियड में चलते हैं लिथियम से बेरिलियम पे, तो यहाँ पे जो जेड है 3 से क्या हो जाता है 4, मीन्स 3 से 4 हो गया तो हमारा जेड कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, 1 यूनिट न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ गया। और शील्डिंग हमारा चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा आउटर सेल में एंटर करता है, यहाँ पे आपका 2s1 है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2s2, आउटर सेल में गया तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन के कारण शील्डिंग कितनी बढ़ गई 0.35, जेड हमारा ये बढ़ गया। तो अब हम जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारे जेड का मान 1 बढ़ता जाएगा और शील्डिंग का मान 0.35 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। जेड हमारा बढ़ा कितना 1 लेफ्ट टू राइट जाने पे, और सिग्मा कितना बढ़ा 0.35। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड इफेक्टिव हमारा 0.35 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स जितना लिथियम पे प्रभावी नाभिकीय आवेश लगेगा उससे आपका 0.65 बेरिलियम पे कार्बन पे और बढ़ जाएगा। ठीक, फिर आपका नाइट्रोजन पे जाएंगे और बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, तो इसी दूसरा हम लोग देख लेते हैं इन ग्रुप। इन ग्रुप हम लोग जब डाउन द ग्रुप चलते हैं, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो आपका यहाँ पे जो जेड होता है वो तो बढ़ेगा ही। और क्यों,
क्योंकि जैसे हाइड्रोजन से हम जेड का मान बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक, कितना बढ़ता है? जेड का मान देखिए यहाँ पे 1, 3, 11, जेड का मान क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज कर रहा है। और जो सिग्मा है वो भी क्या होगा, चूंकि इनर सेल होती है इंक्रीज करती है, लेकिन दोनों के दोनों का जो इंक्रीज का रेशियो है वो अप्रोक्सीमेट क्या होता है? सेम होता है। तो आपका जो जेड इफेक्टिव होगा जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होता है। ठीक, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उसी रेशियो से आपका शील्डिंग इफेक्ट का मान भी बढ़ता है।